मैं शायद रास्ता भूल गया था। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ समतों में चकराता रहा और आखिरकार आश्रम की तरफ जाने वाला रास्ता मिल गया। आश्रम के गेट पर मामूल के मुताबिक मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और इंतजार करने लगा। 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दोबारा घंटी बजाई। मेरा ख्याल था अलका और राधा सो चुकी होंगी। तीसरी मर्तबा घंटी बजाने पर अंदर से राधा की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, दरवाजा खोलो राधा, मैं अलका देवी का मेहमान हूँ। राधा ने मेरी आवाज पहचान ली और फौरन दरवाजा खोल दिया। लेकिन मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। वो हकलाई, कौन होवत हो जी? मैंने कहा, डरो नहीं राधा, मैं हूँ। अलका कहाँ है? सो रही है या? और फिर मैं बात अधूरी छोड़कर अलका की तरफ देखने लगा जो अपने कमरे के सामने बरामदे में खड़ी थी। अलका ने भी मुझे आवाज से ही पहचाना था। वो मुझे कमरे में ले आई। मैंने कुर्सी पर बैठना चाहा तो वो जल्दी से बोली, यहाँ नहीं, नीचे चलो। राधा, तुम जल्दी से चाय बना कर ले आओ। उसने आखिरी जुमला राधा की तरफ देखते हुए कहा। स्टोर रूम में आकर उसने तहखाने का रास्ता खोला और हम नीचे आ गए। कमरे में आते ही मैं बेड पर ढेर हो गया। मैं थक गया था और जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। अलका बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, लगता है कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। वो बोली, तुम तकरीबन 1.5 महीने से गायब थे। तुम्हारी तरफ से तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन वक्तन फवक्तन शहर में रूनुमा होने वाले वाकयात से पता चलता रहता था कि तुम इसी शहर में मौजूद हो। ये छोटा सा शहर है जहां खबरें पर लगा कर उड़ती हैं। कोई मामूली बात भी आनन फानन पूरे शहर में फैल जाती है। मैंने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कोई परेशानी नहीं थी? बोली, परेशानी तो उन लोगों के बारे में होती है जो अपनी हिफाजत करना नहीं जानते, और तुम अपनी हिफाजत करना भी जानते हो और दूसरों को नचाना भी। तुमने 1.5 महीने से नागराज के आदमियों को नचा रखा है और वो अभी तक तुम पर हाथ नहीं डाल सके। मैंने कहा, असल नाच तो अब शुरू होगा। अलका ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, 1-1.5 घंटा पहले आत्माराम मेरे हाथों मारा जा चुका है। अलका उछल पड़ी। बोली, आत्माराम? तुम आत्माराम तक कैसे पहुंचे? मैं मुस्कुराया, कहा, मैं किसी बिल में तो छुपा हुआ नहीं बैठा। जब जंग शुरू होती है तो दोनों फरीक अपनी अपनी चालें चलते हैं। कोई कामयाब होता है और कोई मारा जाता है। अभी तो कामयाबियां ही मेरे कदम चूम रही हैं, किसी वक्त मारा भी जा सकता हूँ। वो बोली, ये युद्ध लंबा और खौफनाक तो होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन लोगों के हाथों मारे नहीं जाओगे। तभी सीढ़ियों की तरफ से कदमों की हल्की सी चाप सुनकर उसने गर्दन घुमाकर देखा। बोली, राधा चाय ले आई है, तुम मुंह हाथ धो लो। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। मुंह हाथ धोकर ठंडे पानी से मुंह को रगड़ा और आईने में देखने लगा। मेरी ठोड़ी का तिल गायब हो चुका था और फिर कान की तरफ देखकर मैं चौंक गया। स्प्रिंग वाला वो बुंदा गायब था जो मंदिर से निकलने से पहले मैंने कान की लौ से चिपकाया था। वो गालिबन आत्माराम के साथ लड़ाई में कहीं गिर गया था। राधा ने अक्लमंदी ये की थी कि चाय के साथ एक प्लेट में दाल मूठ और कुछ बिस्किट भी ले आई थी। मुझे भूख तो लग रही थी। उस वक्त यही सब कुछ गनीमत था। अलका ने राधा को कुछ हिदायत देकर वापस भेज दिया। राधा के जाते ही मैंने अलका से पूछा, क्या नागराज के आदमी अब भी यहाँ हमले करते रहते हैं? वो बोली, आखिरी मर्तबा तुम्हारे जाने के दूसरे दिन उन्होंने आश्रम की तलाशी ली थी। उन्हें तुम्हारे साथ किसी लड़की की भी तलाश थी। फिर वो मुझे देखते हुए बोली, कौन है वो लड़की? मैंने कहा, उसका नाम छमिया है। उस रात मरीना क्लब में उससे मुलाकात ना हो जाती तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती, और फिर उस रात उसे भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ शांता के घर में पनाह लेनी पड़ी। अब वो भी मेरी तरह उन लोगों को मतलूब है। उसकी बहन तकरीबन 1 साल पहले नागराज के आदमियों के हाथों मारी गई थी और वो भी तुम्हारी तरह इंतकाम की आग में सुलग रही है। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा, न जाने कितने लोगों के सीने इंतकाम की भट्टी बने हुए हैं। आखिरी मर्तबा शांता ही से तुम्हारे बारे में इत्तला मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? बातें करते हुए अलका भी चाय पी रही थी। मैं उसे अब तक के बीते हुए वाकयात की तफसील बताने लगा। उसे मैंने ये नहीं बताया कि अचाल शिवा मंदिर का पुरोहित पंडित भेरू भी मेरा साथ दे रहा है। उसे मैंने यही बताया कि अब तक छमिया के एक दोस्त के घर में पनाह ले रखी थी और छमिया इस वक्त वहीं मौजूद है। मैंने कहा, मुझे नागराज के चंद करीबी आदमियों के बारे में मालूम हुआ था। उनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैं आत्माराम को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने तक ले जाना चाहता था, लेकिन गड़बड़ हो गई। पहले तो मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा और फिर वो मेरे हाथ लग गया और शायद उसकी मौत मेरे हाथों लिखी थी। अलका ने कहा, आत्माराम नागराज का बहुत करीबी आदमी है। अब तक उसके कई आदमी तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं, मगर आत्माराम की मौत, वो तो पागल हो जाएगा। मैंने कहा, मैं उसके करीबी आदमियों पर वार करके नागराज को उसके बिल से बाहर निकालना चाहता हूँ। फिर कुछ खामोशी के बाद मैंने कहा, तुम मुझे नागराज के बारे में कुछ चीजें दिखाना चाहती थी। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुदाफियाना अंदाज तर्क करके कुछ जारहियत इख्तियार की जाए। अलका ने कहा, 1-2 रोज ठहर जाओ
आत्माराम वाला हंगामा जरा ठंडा पड़ जाए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और दिखा भी दूंगी। उसके बाद भी अलका देर तक बैठी बातें करती रही और फिर 3 बजे के करीब उठकर चली गई। मैं भी बिस्तर पर लेट गया और शायद वो पहली रात थी कि इतने हंगामे के बाद मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो बेड की साइड टेबल पर चाय का कप रखे देखकर मैं अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। कप को पिर्च से ढका हुआ था। मैंने कप को छू कर देखा, अभी गर्म ही था, जिसका मतलब था कि राधा या अलका कुछ देर पहले ही मेरे लिए चाय यहाँ रख कर गई थी। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया, मुंह हाथ धोकर बाहर निकला। ड्रेसिंग टेबल पर चाय का कप था। तभी अलका कमरे में दाखिल हुई। बोली, तुम तो खूब सोए। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें शायद झंझोड़ कर जगाना पड़ेगा। मैंने उसे घूरा, कहा, खूब सोए का मतलब? बोली, 3 बजने वाले हैं, अब तुम भोजन कर लो। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे एक झटका सा लगा, कहा, 3? अलका तिकोने पराठे और आलू की भुजिया बनाकर लाई थी। भुजिया बड़े मजे की थी और भूख भी लग रही थी। उस वक्त खाने में वाकई मजा आया। अलका तकरीबन 2 घंटे तक मेरे पास बैठी रही। उसके जाने के बाद मैं फिर बिस्तर पर लेटा। रात के 10 बजे के करीब अलका खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और आराम करने को लेट गया। सुबह जब मैं तहखाने से बाहर आया तो आसमान पर बादलों के टुकड़े बिखरे हुए थे। कभी धूप चमकने लगती और कभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता। धूप छांव का यह मंजर बड़ा अच्छा लग रहा था। उस रोज दोपहर के वक्त शांता भी आ गई। गुज़श्ता रोज से अब तक अगरचे अलका ने फोन पर कुछ लोगों से बहुत सी बातें मालूम कर ली थी, मगर शांता से कुछ ताज़ा तरीन खबरें मिल गईं। रजनी जो उस रात रेस्टोरेंट के सामने झगड़े के वक्त मौका पाकर भाग गई थी, पकड़ ली गई थी और उसके जरिए उस ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया था जो उस दिन उसके साथ था। उसी रात आत्माराम मेरे हाथों मारा गया था और उसके आदमी पागल हो रहे थे। जाहिर है उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो क्या बता सकते थे। उन दोनों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। ऑटो ड्राइवर ने उन्हें यह बता दिया था कि मैं उसके ऑटो पर कहां से सवार हुआ था और अब वो लोग मुझे उस इलाके में तलाश कर रहे थे। अलका भी शांता के साथ चली गई थी। उसने कहा था कि वो शाम होने से पहले लौट आएगी। उनके जाने के 1 घंटे के बाद मैं आश्रम के आखिर में बारादरी में बने हुए छोटे से मंदिर के सामने जा खड़ा हुआ। राधा भी वहीं आ गई। उसने मेरे करीब होते हुए पूछा, क्या देखते हो बाबू? मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों के कितने भगवान हैं। राधा ने कहा, ये सब तो पत्थर के बुत हैं, भगवान तो मन में होवत है। उसने बड़े पते की बात की थी। पत्थर के ये बुत तो महज अपनी तसल्ली के लिए तराश लिए गए थे, भगवान तो मन में होता है। मैं वहां खड़ा राधा से बातें कर रहा था कि गेट के बाहर कोई गाड़ी रुकने की आवाज आई। उसके साथ ही 2 आदमियों के जोर जोर से बोलने की आवाज भी मेरी समाज से टकराई। मैं उछल पड़ा। राधा का चेहरा भी धुआं हो गया। मैं उस कमरे की तरफ लपका, मगर राधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, वहां जाने का वक्त नहीं है, इधर आओ। वो मुझे खींचती हुई बारादरी वाले चबूतरे के पीछे ले गई। ये चबूतरा तकरीबन 3 फुट ऊंचा था। अतराफ में सफेद मार्बल की सिल्लें लगी हुई थी। वो चबूतरे के करीब बैठ गई और एक सिल पर हाथ रखकर उसे एक तरफ धकेलने की कोशिश करने लगी। राधा ने सरगोशी में कहा, इस पत्थर को इस तरफ दबाओ, ये अपनी जगह से हट जाएगा, जल्दी करो। मैं दोनों हाथ सिल पर रखकर एक तरफ दबाने लगा। जरा सी कोशिश से वो सिल स्लाइडिंग डोर की तरह एक तरफ सरक गई। राधा बोली, अंदर जाओ जल्दी। मैं जल्दी से उस खला के अंदर उतर गया। ऊपर से वो चबूतरा 3 फुट ऊंचा था, लेकिन नीचे से भी 2-3 फुट मजीद गहरा था। इस तरह जमीन से चबूतरे की छत की ऊंचाई तकरीबन 5 फुट थी। ऊपर जिस जगह मूर्ति रखी हुई थी वहां किसी जगह से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। नीचे उतरते ही मैंने वो मार्बल की सिल खींचकर उसकी जगह पर फिट कर दी और जेब से रिवॉल्वर निकालकर दीवार से टिक लगाकर खड़ा हो गया। छत की ऊंचाई कम थी, इसलिए मुझे झुककर खड़े होना पड़ा। उसी वक्त उस मंदिर की छत पर लटकी हुई पीतल की घंटी की आवाज सुनाई दी। ये घंटी राधा ने बजाई थी। उसके फौरन बाद ही गेट की कॉल बेल की हल्की सी आवाज भी सुनाई थी। राधा ने बड़े जोर से गेट का कुंडा खोला। वो गालिबन 2 ही आदमी थे जो अंदर आ गए थे। वो दोनों बारी बारी राधा से कुछ पूछ रहे थे। उनकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, मगर बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मेरी गर्दन दुखने लगी और आखिरकार मैं नीचे बैठ गया। मूर्ति के करीब किसी सुराख से रोशनी आ रही थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि कुछ नजर आ सकता। तारीकी तो थी ही, मगर घुटन नहीं थी। छत वाले उस एक सुराख के अलावा शायद कोई और भी ऐसी जगह थी जहां से हवा आ रही थी। उस तहखाने में बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब उस सुराख से भी रोशनी नहीं आ रही थी, जिससे कब्र जैसी तारीकी छा गई। 1-2 मरतबा मैंने दीवार से कान लगाकर कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की। वो दोनों आदमी गालिबन बाहर फव्वारे के करीब किसी बेंच पर ही बैठे हुए थे। उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। बीच बीच में राधा की आवाज भी सुनाई दे जाती। पिछले दिनों जब मैं तहखाने में छुपा था तो नागराज के आदमियों ने कम से कम 2 मरतबा आश्रम पर छापा मारा था। उनके चीखने चिल्लाने और तोड़फोड़ की आवाजें तहखाने में भी सुनाई दिया करती थीं।
मगर उन दोनों आदमियों की न तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और न ही तोड़फोड़ की। वो जिस तरह राधा से बातें करते रहे थे उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका अंदाज जारहाना नहीं है। गपशप के अंदाज में बातों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। आधा घंटा और गुजर गया। अब मैं अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगा। ये कौन लोग थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नागराज ही के आदमी हों और आश्रम की मुस्तकिल निगरानी के लिए यहाँ आ गए हों। अलका पर उन्हें शुबा तो था ही। मजीद 15 मिनट गुजर गए। फिर चबूतरे पर कदमों की आवाज सुनाई दी और छत पर लटकी हुई घंटी पहले एक मर्तबा फिर दूसरी मर्तबा बजी। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर कदमों की आवाज वापस चली गई। मैं सांस रोक के बैठा हुआ था। हो सकता है मेरी कोई मामूली सी हरकत या सांस लेने की आवाज उन्हें किसी शुबे में मुब्तला कर दे। आधा घंटा और गुजर गया। अब मेरा दम घुटने लगा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर दीवार की सिल हटा दूं। मैं इस ख्याल से अपनी जगह से उठा ही था, सिल पर हाथ रखा ही था कि कदमों की हल्की सी चाप सुनकर चौंक गया। वो दो आदमियों के चलने की आवाज थी जो चबूतरे के गिर्द घूमते हुए ठीक उस जगह रुक गए थे जहां वो सिल थी। मैं तेजी से एक तरफ हट गया, जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया और आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। यूं लग रहा था जैसे बाहर से कोई मार्बल की उस सिल को हटाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मसाम पसीना उगलने लगे। मैंने रिवॉल्वर का रुख उस तरफ कर दिया। वो सिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हरकत करने लगी। तकरीबन आधे इंच की झर्री पैदा हुई तो ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उसके साथ ही राधा की सरगोशियाना आवाज आई, इस पत्थर को हटाओ बाबू, हमारा जोर ना ही लागत है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने एक हाथ झर्री में डालकर सिल को आखिर तक धकेल दिया। उसके साथ ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने उन आदमियों के जाने की आवाज नहीं सुनी थी। राधा मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही। बाहर भी गहरी तारीकी थी। राधा बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके साथ एक और हयूला भी दिखाई दिया। लिबास से अंदाजा हो गया कि वो भी कोई औरत थी। वो लोग चले गए, अब बाहर आ जाओ। ये अलका की आवाज थी। मैंने एक बार फिर गहरा सांस लिया, रिवॉल्वर जेब में ठूंसा और दोनों हाथ किनारे पर जमाकर अपने आप को ऊपर उठाने लगा। मेरे बाहर आते ही राधा ने वो सिल बराबर कर दी और हम तीनों तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे में आ गए। अलका ने राधा से कुछ कहा और मुझे लेकर तहखाने में आ गई। मैंने अलका की तरफ देखते हुए कहा, वो लोग कौन थे? तकरीबन 2 घंटों तक यहाँ बैठे रहे और मैंने उनके वापस जाने की आवाज भी नहीं सुनी। अलका ने कहा, मेरे स्वर्गवासी पिता के रिश्तेदार हैं, जयपुर से आए थे। वो आज की रात यहीं रहना चाहते थे, आश्रम में, मगर मैंने उन्हें चलता कर दिया। वो कुछ देर के बाद बोली, राधा ने अक्लमंदी का सबूत दिया था जो तुम्हें मंदिर वाले चबूतरे के तहखाने में छुपा दिया। अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो बिला वजह उलझन पैदा होती। मैंने पूछा, तुम कब आई? बोली, तकरीबन 1 घंटा पहले। वो लोग पैदल वापस गए हैं, शायद इसलिए तुम्हें उनके जाने का पता नहीं चला। मैं चौंक गया, कहा, पैदल? मगर वो तो किसी गाड़ी। अलका ने मेरी बात काट दी, बोली, गाड़ी अब भी बाहर खड़ी है। ये गाड़ी दरअसल मेरी ही है जो जयपुर में थी। मैंने ही कई रोज पहले फोन किया था कि गाड़ी यहाँ पहुंचा दी जाए। आज ये लेकर आए हैं। इससे कम से कम ये फायदा तो होगा कि हमें कहीं आने जाने में आसानी रहेगी। हम बातें कर रहे थे कि राधा चाय लेकर आ गई। अलका ने तहखाने में आने से पहले उससे गालिबन चाय के लिए ही कहा था। उस वक्त अलका मुझे फौरी तौर पर तहखाने में ले आई। उसे शायद ये अंदेशा था कि वो लोग कहीं वापस ना आ जाएं। लेकिन अब वो मुतमईन हो गई थी और रात का खाना हमने ऊपर वाले कमरे में ही खाया था। रात 2 बजे तक हम वहीं बैठे बातें करते रहे और फिर मैं तहखाने में आकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं देर तक यही सोचता रहा कि कब तक छुपा रहूंगा। आत्माराम की मौत के बाद नागराज के हल्के में खासी खलबली मच गई होगी और उनकी सरगर्मियां पहले से बढ़ गई होंगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी मुश्किलात बढ़ रही थी। मैं अगर चाहता तो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकता था। मुझे अलका या छम्या से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो तो बदले की आग में जल रही थी, मुझे उनसे कोई गरज नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबे ने मेरे कदम रोक लिए थे। यहाँ से जाने से पहले ये काम तो मैं करके जाना चाहता था ताकि दुश्मनों को एहसास दिला सकूं कि हर शख्स बेजमीर और वतन फरोश नहीं होता। उस तहखाने में दीवार पर आवेज़ां घड़ी की टक टक के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। इस सन्नाटे में बाज़ औक़ात मुझे अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देती। 4 बजे के करीब मेरी आंखें नींद के बोझ से झुकने लगीं और फिर वो आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं शायद ज्यादा देर नहीं सोया था। दिमाग में गुबार सा था और आंखों के सामने धुंध सी थी, मगर उस भारी मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और जब सामने देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो 2 आदमी थे जो कमरे के दरवाजे में खड़े थे। एक के हाथ में कैराकॉफ राइफल थी, दूसरा खाली हाथ था। मैंने अपना रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखा हुआ था। मैंने तेजी से पलटकर तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आवाज सुनकर मेरा हाथ रुक गया। नहीं मिस्टर नाजी, तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ और दिमाग सुन्न होकर रह गया। मैं इस चूहेदान में फंस गया था।
मैंने सर को एक दो झटके देकर दोबारा उनकी तरफ देखा। कैराकॉफ बरदार कदरे पस्ता कामत था और दूसरा दुर्योधन था। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी और उसकी नजरें मुझे अपने सीने में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। अलका ने मेरे साथ धोखा किया था या वो खुद धोखा खा गई थी। पिछली मर्तबा जब मैं यहाँ था तो अलका ने यही बताया था कि दुर्योधन उसका वफादार है। वो आश्रम पर पड़ने वाले हर छापे से पहले फोन पर उसे खबरदार कर देता था। और जब मैं यहाँ से निकला था तो अलका ने मुझे 2-3 नाम बताए थे जिनसे मैं बवक्त जरूरत मदद ले सकता था। उनमें दुर्योधन का नाम भी शामिल था और उस रात मैं दुर्योधन के क्लब भी गया था। मेरा ख्याल था कि मरीना क्लब से दुर्योधन के बारे में मालूमात हासिल करके उनके मुताबिक दुर्योधन से राब्ता करूंगा। लेकिन फिर मुझे बेला नजर आ गई और मैं दुर्योधन का ख्याल जहन से निकाल कर बेला के पीछे लग गया। अब मैं 1.5 महीने बाद इस आश्रम में आया था। यहाँ आने से पहले नागराज का एक खास आदमी आत्माराम मेरे हाथों मारा गया था। नागराज के आदमी पागल कुत्तों की तरह मेरी तलाश में भागे फिर रहे थे। दुर्योधन नागराज के चंद खास और अक्लमंद आदमियों में शुमार होता था। दूसरी तरफ अलका का दावा था कि वो उसका वफादार है। क्या अलका ने दुर्योधन को यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में बता दिया था? दुर्योधन किसका वफादार था, नागराज का या अलका अग्निहोत्री का? अलका तन्हा थी, वो बेयारो मददगार थी। उसकी मदद तो पुलिस भी नहीं कर सकती थी। पुलिस उसके शौहर के कातिलों को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया था। दूसरी तरफ नागराज था, निहायत ताकतवर, चालाक और अय्यार आदमी। पुलिस उसके कब्जे में थी। कोई मामूली ऑफिसर तो क्या, पुलिस कमिश्नर भी उसके खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक उसकी मुट्ठी में थे। उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी सूरत में दुर्योधन किसका साथ देगा, अलका या नागराज का? लेकिन अब मामला आत्माराम का था, जो नागराज का खास आदमी था। आत्माराम की मौत के बाद दुर्योधन ने सोचा होगा कि कल को उसकी बारी भी आ सकती है। उसे अलका से पता चल गया होगा कि मैं आश्रम के तहखाने में मौजूद हूँ और उसने मुझे पकड़ने के लिए अलका को भी धोखा दिया था। मैंने रिवॉल्वर निकालने के लिए तकिए की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी तो दुर्योधन ने अपनी जगह से कोई हरकत न करने का हुक्म दिया। उसके लहजे में भी बेपनाह सर्द महरी थी। मेरा हाथ रुक गया। मेरी दोनों कोहनियां बिस्तर पर टिकी हुई थी और मेरा सर तकिए से जरा सा ऊपर उठा हुआ था। दुर्योधन मेरी तरफ देखते हुए इस तरह आगे बढ़ा कि मैं दूसरे आदमी की राइफल की जद में रहूं। उसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। उसने झुककर मेरे तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाला और सीधा होते हुए बोला, अब तुम उठकर बैठ सकते हो मिस्टर नाजी। उसके लहजे में अब पहले जैसी करख्तगी नहीं थी। मुझे तुम अपना दोस्त समझो। ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा कि अब तक तुम बहुत खतरनाक साबित हुए हो। मुझे अंदेशा था कि मुझे देखकर तुम कोई कार्रवाई न कर डालो। अब तुम आराम से बैठ जाओ, नो टेंशन। उसने दरवाजे में खड़े हुए आदमी की तरफ देखा। उसने राइफल झुका ली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। मैंने कहा, अगर तुम दोस्त हो तो अलका कहाँ है?